तो आज के इस व्याख्यान में जो टॉपिक हम कवर करेंगे उनमें है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे इस आज के व्याख्यान के पहले रहेंगे कि इस व्याख्यान को पूरा समझने और देखने के बाद आप सहायक प्रजनन या असिस्टेड रिप्रोडक्शन क्या होता है उसको आप डिफाइन कर पाएंगे, उसको आप समझ पाएंगे। साथ ही साथ आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर को समझा सकेंगे और समझ सकेंगे। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जिसे ICSI कहा जाता है उसको भी आप समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। अंत में आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो सहायक प्रजनन तकनीक्स हैं उनकी प्रकार, उनके एप्लीकेशन क्या है, उनके प्रयोग क्या हैं और उनकी महत्ता क्या है, ये आप समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। तो इस विषय को आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि जो विद्यार्थी हैं उन्होंने यूनिट 2 में, इसी माइनर विषय के यूनिट 2 में प्रजनन तंत्र, उसकी संरचना और कार्यकी को अच्छी तरह से समझ चुके हों। साथ ही साथ उन्होंने शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन तथा साथ ही साथ शुक्राणु और अंडाणुओं की संरचना पढ़ ली हो। इसी के विषय में यूनिट 3 में ही जीन बैंक, शुक्राणु बैंक, सुपर ओव्यूलेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन को उन्होंने अच्छे से समझा हो। तब आप इस विषय पर आएंगे तो आप समझ पाएंगे। तो आज का हम विषय प्रारंभ करते हैं, सहायक प्रजनन तकनीक। और तो पहले हम समझें ये है क्या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। असिस्टेड का अर्थ जो है वो जैसे आपको बताया सहायक है, रिप्रोडक्टिव का अर्थ प्रजनन है और टेक्नोलॉजीज का तकनीक है। तो इस पूरे जुमले का जो है वो अर्थ ये हुआ सहायक प्रजनन तकनीक। और अगर हम इसको परिभाषित करें तो ऐसी वैज्ञानिक तकनीकें जो प्रजनन क्रिया में सहायक होती हैं तथा गर्भधारण में सहायता प्रदान करती हैं, उन सभी को हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या सहायक प्रजनन तकनीकों के अंतर्गत रखते हैं। CDC या सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल जो अमेरिका का है, डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसने जो इसकी परिभाषा दी है उसके अंतर्गत ऑल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इन विच आइदर एग और एम्ब्रियो आर हैंडल, ऐसे सभी प्रकार के प्रजनन जो ट्रीटमेंट है जिनमें या तो एग को हैंडल किया जा रहा है या एम्ब्रियो को हैंडल किया जा रहा है, वे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो ART के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं हैं उनमें आप विमन की या महिला की ओवरीज से अंडाणुओं का जो मादा है, महिला नहीं कहेंगे, इसमें मादा है क्योंकि ये हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सिर्फ मानवों में नहीं जानवरों में भी कई बार प्रयुक्त में की जाती है। तो उससे हम अंडों का निकालते हैं, फिर प्रयोगशाला में पेट्री डिश में हम उनका स्पर्म के साथ कंबाइन करके फर्टिलाइजेशन करते हैं और फिर जो एम्ब्रियो बनता है उसको विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रक्रिया का हम पालन कर रहे हैं उसके आधार पर हम उसको विमन की बॉडी में पुनः स्थापित करते हैं, रिटर्न करते हैं। अब ये जो एग है ये या तो डोनर से आया है या तो विमेन की बॉडी दूसरी होगी, जहां से एग निकाला वो बॉडी नहीं होगी, किसी दूसरी मादा की शरीर होगा। अगर सरोगेसी है तो भी आपका अदर विमेन इसमें यूज हो सकती है, तो डिपेंडिंग ऑन द केस। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको शॉर्ट में हम IVF कहते हैं, इसके अतिरिक्त इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर आता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर लगभग सभी प्रक्रियाओं का अंत हिस्सा होता है। फिर आता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर और अंत में लास्ट नॉट द लीस्ट काइंड ऑफ थिंग इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो एक एक करके हम इसको समझेंगे, कौन सी प्रक्रिया क्या है, उनकी स्टेप्स क्या हैं और उनके प्रकार क्या हैं, किसने किया, उनके फायदे नुकसान।
तो सबसे पहले हम आते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का अगर हम फुल फॉर्म समझे तो इनका मतलब आप सभी जानते हैं मेक। विट्रो का अर्थ जो है वो लिटरल मीनिंग हिंदी में होता है प्याली, पर आमतौर पर विट्रो का अर्थ जो है पेट्री डिश के अंदर माना जाता है, क्योंकि आप प्याली तो नहीं लेते हो, तो प्रयोगशाला में प्याली का अर्थ जो है वो पेट्री डिश होता है। फर्टिलाइजेशन आप सभी जानते हैं निषेचन। निषेचन का अर्थ है जहां पर अंडाणुओं शुक्राणुओं का मिलन करवाया जाता है। तो जब प्याली में या पेट्री डिश में निषेचन होता है, और अगर हम परिभाषा के हिसाब से लेके तो शरीर से बाहर, इन विट्रो तीन तरह के शब्द मुख्य रूप से मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज किए जाते हैं, इन विट्रो, इन वीवो और एक्स वीवो। तो इन विट्रो का अर्थ होता है शरीर से बाहर, या उस ऑर्गेनिज्म जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उससे बाहर उसके शरीर के हिस्से को अगर हम लेके आते हैं और उसकी स्टडी करते हैं तो इन विट्रो, और पेट्री डिश में या फ्लास्क में करते हैं वो इन विट्रो कहलाता है। अगर हम उस प्राणी के अंदर ही इसको प्रयोग को कर रहे हैं तो वो इन वीवो होगा। और अगर हम उस प्राणी के शरीर का कोई पूरा हिस्सा अंग को काट कर किसी और प्राणी के अंग में लगाकर फिर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो एक्स वीवो होगा। तो यहाँ हम इन विट्रो में कर रहे हैं, मतलब शरीर से बाहर। पेट्री डिश में हम फीमेल एग और मेल स्पर्म का फर्टिलाइजेशन जब करवाते हैं उसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आमतौर पर फर्टिलिटी मतलब पांचपन और इनफर्टिलिटी की जो परेशानी है उसके ट्रीटमेंट के रूप में, या जेनेटिक प्रॉब्लम अगर कुछ आ रही है तो उसके प्रॉब्लम के रूप में इसको प्रस्तावित किया जाता है। ये परेशानियां जैसे कि फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है या डैमेज है, ओव्यूलेशन में डिसऑर्डर आ रहे हैं फीमेल को, या एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस का अर्थ होता है कि जो फीमेल का जो यूट्रस है उसकी लाइन को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो अगर वो लाइनिंग यूटरस के बाहर कहीं और भी चली जाती है, अगर वो लाइनिंग फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच गई है या सर्विक्स के भी बाहर आ रही है और कहीं अगर डेवलप हुई है तो वो कंडीशन कहलाती है एंडोमेट्रियोसिस। इसके अलावा यूटेराइन फेब्रॉइड्स होते हैं, यूटरस में कई सारे फाइब्रस टिश्यू है उसके डेवलपमेंट होने लगता है, गांठ के रूप में फाइब्रॉइड्स बनते हैं। अगर महिला या पुरुष में प्रीवियस ट्यूबल स्टरलाइजेशन हुआ है या रिमूवल हुआ है, ट्यूबेक्टोमी हुई है, तो उस स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर नर पार्टनर जो है उसमें स्पर्म के प्रोडक्शन में कुछ परेशानी है या स्पर्म के फंक्शंस प्रॉपर नहीं है, तब भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को, और कुछ सब कई बार ऐसी प्रक्रियाएं भी होती है जिन्हें हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, जिनमें क्लिनिकली वी कैन नॉट फाइंड कि फर्टिलिटी क्यों है, बट स्टिल वी फाइंड अ इनफर्टिलिटी। तो उन सब प्रक्रियाओं में साथ ही साथ अगर ऐसा कुछ दृश्य नजर आता है जिसमें माँ या पिता जो इसमें पेरेंट हैं उनमें से किसी एक या दोनों से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो पास होने की अगर संभावना है, तो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को यूज कर सकते हैं डोनर का उपयोग करके। साथ ही साथ अगर कैंसर या किसी अन्य हेल्थ कंडीशन की वजह से फर्टिलिटी नहीं रही है, उसका प्रॉब्लम आ रहा है, तब भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या एआरटी का हम उपयोग करते हैं। तो इसमें होता क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है मुख्य रूप से 5 स्टेजेस का बना होता है। इसमें पहली स्टेज जो होती है वो कहलाती है ओवेरियन स्टिमुलेशन। ओवेरियन स्टिमुलेशन में सबसे पहले अंडाशय को उत्तेजित किया जाता है, अंडाशय का उत्तेजन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स दिए जाते हैं, आपने पढ़े होंगे। और दवाइयाँ होती हैं जिनके द्वारा अंडाशय से अंडों का उत्पत्ति के लिए वो स्टिमुलेट किया जाता है ताकि कई सारे अंडों का निर्माण। दूसरी जो अवस्था आती है उसको कहते हैं एग रिट्रीवल, अंडों का को निकालना। तो एग रिट्रीवल में एक छोटी सी ट्यूब का उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से अंडों को अंडाशय से बाहर निकाल के कलेक्ट कर दिया जाता है। इसके पश्चात तीसरी जो अवस्था है वो आती है फर्टिलाइजेशन की या निषेचन की, जिसमें पेट्री डिश में हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं कंट्रोल कंडीशन में, लेबोरेटरी में। एक को जो है स्पर्म के साथ
इंक्यूबेट किया जाता है 48 टू 72 आवर्स तक। और इसके बाद फोर्थ कंडीशन जो आती है वो कहलाती है एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर में ये जो एम्ब्रियो बने हैं इनको 3 से 5 दिनों तक हम विकसित होने देते हैं कंट्रोल कंडीशन में। और जब ये प्रो न्यूक्लियाई स्टेज या ब्लास्टोला स्टेज तक पहुंचते हैं उस समय हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ट्यूब के माध्यम से ही गर्भाशय में इन भ्रूणों को स्थानांतरित किया जाता है। आमतौर पर एक से अधिक भ्रूणों को स्थानांतरित किया जाता है क्योंकि इन भ्रूण को वहां जाकर स्टिक होना होता है एंडोमेट्रियम से, ताकि वहां गर्भावस्था उत्पन्न हो। तो एक से अधिक गर्भावस्था की प्राप्ति की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए एक से अधिक भ्रूणों को स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका अगर हम इतिहास देखें तो सबसे पहले जुलाई 1978 में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। उसका नाम था लुइस ब्राउन, और जो डॉक्टर जिन्होंने इसका लिए काम किया था वो थे डॉक्टर एडवर्ड ब्राउन, जिन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार इस कार्य के लिए मिला। टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से उत्पन्न जो बच्चे होते हैं उनको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। और भारत का अगर हम संदर्भ देखें तो भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम कनुप्रिया अग्रवाल था, दुर्गा भी उनको कहते हैं। और जो डॉक्टर थे उन्होंने इसको सिर्फ इनका जन्म जो है 67 दिन बाद 67 डेज के बाद ही हुआ था आईवीएफ के द्वारा। तो सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सार्ट जो है वो आईवीएफ की सफलता की दर जो निर्धारित उन्होंने अभी ऑब्जर्व की कई सर्वेस और कई ऑब्जर्वेशन के द्वारा, तो दे फाउंड कि वो जो सफलता की दर है महिलाओं की उम्र जो गर्भ धारण कर रही है जो मादा उसकी उम्र के अनुसार होती है। तो मनुष्यों में अगर महिला की उम्र 35 वर्ष या उससे कम है तो सफलता की जो दर है वो 47.8% होती है। अगर उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे 35 से 37 हो गई 38.4, 38 टू 40 हुई तो 26%, एंड वहीं अगर 41 टू 42 चले गए तो इट्स लेस देन 10%, 5.7% अराउंड रह जाती है। तो जैसे जैसे उम्र महिला की बढ़ती है, कई सारे जो रिस्क हैं वो भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा से एसोसिएटेड होते हैं, उससे जुड़े होते हैं, क्योंकि ये एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें आपको बाहर से कुछ इंजेक्शन देने होते हैं, फिर कलेक्शन होता है, एक का रिट्रीवल होता है, तो और मल्टीपल एम्ब्रियो आप इम्प्लांट करते हैं, तो कई सारे इसमें रिस्क हो सकते हैं। तो पहला जो रिस्क है दैट इज नोन एज ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। इसकी वजह क्योंकि ओवरी को हम स्टिमुलेट करते हैं और उसकी वजह से कई सारे एग निकलते हैं, तो ये सिंड्रोम इसमें हो सकते हैं। क्योंकि कई सारे एम्ब्रियोज को इंसर्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो एक साथ कई सारे बर्थ इसमें हो सकते हैं। और आईवीएफ में यूजुअली प्री मैच्योर बर्थ और लो बॉडी वेट भी ऑब्जर्व किया जाता है। मिसकैरिएज की संभावना भी इसमें काफ़ी होती है। और अंडाशय से जब हम अंडाणुओं को निकालते हैं तो भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उसके दौरान आप सुई को डालते हैं, घुसाते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है, घाव हो सकते हैं। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस। इसके अलावा एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी या अस्थानिक गर्भावस्था उसमें को कहा जाता है जब एम्ब्रियो यूट्रस के अलावा कहीं और जाकर इम्प्लांट हो जाए। अगर वो यूट्रस में इम्प्लांट हुआ है तो दैट इज अ प्रेगनेंसी, पर अगर वो यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांट हुआ है, फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हुआ है, सर्विक्स में इम्प्लांट हुआ है, कहीं भी एनी वेयर अदर देन यूट्रस, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। तो वो होने की संभावना भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ कुछ बर्थ डिफेक्ट भी इसमें बढ़ जाते हैं। हालांकि ये समझने की जरूरत है कि ये सारे जो रिस्क हैं ये महिला की आयु के साथ बढ़ते जाते हैं। तो एज वी सेड दैट मोर एज द एज इंक्रीज द मदर की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इन दोषों के बढ़ने की संभावना बढ़ती जाती है। तो ये था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नाउ वी कम टू एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर में गर्भ धारण के उद्देश्य से जब हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव तकनीक का उपयोग करते हैं, सहायक प्रजनन तकनीक का,
और उसके द्वारा जब हम शरीर के बाहर एम्ब्रियो बनाते हैं, चाहे वो हम ICSI से बनाएं, चाहे हम IVF के थ्रू बनाएं, उस एम्ब्रियो को हमें ट्रांसफर करना होगा महिला के शरीर में पुनः। तो गर्भधारण के उद्देश्य से एम्ब्रियो को महिला के शरीर में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया एम्ब्रियो ट्रांसफर कहलाती। IVF का ही ये सामान्यतः एक चरण है। एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है फर्टिलाइजेशन से 2 से 3 दिन बाद या ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में किया जाता है। और एम्ब्रियो ट्रांसफर की जो सफलता है उसकी दर एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, मतलब ग्रहण क्षमता एंडोमेट्रियम की कितनी है, भ्रूण की गुणवत्ता कितनी है और कौन सी तकनीक एम्ब्रियो ट्रांसफर में प्रयुक्त की गई है, उस पर निर्भर करती है। अगली तकनीक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ZIFT। तो इसमें शब्द को अगर हम तोड़ें फिर से, हमारा जैसे हमने शुरू से देखा, तो जाइगोट का जो अर्थ है ग्रीक शब्द जाइगोन से आया है और इसका अर्थ योग होता है, और आम भाषा में इसको हम युगमनज भी कहते हैं। एग और स्पर्म के मीट से बनता है। और जो ये शब्द इसलिए दिया गया क्योंकि एग से ये आया था, वहां पर योग ज्यादा होता है, तो जाइगोट को उससे कन्वर्ट। इंट्राफेलोपियन का अर्थ है इन फेलोपियन ट्यूब, इन द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और ट्रांसफर का आप सभी को मालूम है, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण। तो इस अगर पूरे को हम मिला दें तो इसका अर्थ हुआ कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट का स्थानांतरण, ये इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ है। और इसका सबसे पहले उपयोग जो है डेवरॉय एट अल ने सबसे पहले किया था। तो नाम से जाहिर है कि यहाँ पर जाइगोट का जो है वो ट्रांसफर होता है, वो यूटेरस की बजाय फेलोपियन ट्यूब में होता है। इस तकनीक को ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कहा जाता है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को यूजुअली ट्यूबल टर्म से उपयोग भी संबोधित करते हैं। तो इसमें 2 लेप्रोस्कोपी तकनीक का उपयोग किया जाता है। पहली लेप्रोस्कोपी तकनीक से हम महिलाओं से अंडाणु को प्राप्त करने में करते हैं, दूसरी लेप्रोस्कोपिक तकनीक से उसको हम पुनः फेलोपियन ट्यूब में स्थापित करते हैं। तो इसमें महिला के शरीर में सबसे पहले हम एक छोटी सी ट्यूब लेप्रोस्कोपी का उपयोग करके उसमें से एक को रिट्रीव करते हैं। इट इज सेम एज IVF, बट वहां पर हम स्टिमुलेट करने के बाद नॉर्मल रूप से रिट्रीव कर रहे थे। यहाँ पर हम सीधे सीधे एग को हम ओवरी से लेप्रोस्कोपी के द्वारा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम वही सामान्य रूप से इन अंडाणुओं को जो हमें कलेक्ट किए हैं इन विट्रो फर्टिलाइज करते हैं, और सेम वे में उनको इंक्यूबेट किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद इन एम्ब्रियो को सेकंड लेप्रोस्कोपिक तकनीक में प्रो न्यूक्लियर स्टेज में हम दूसरी लेप्रोस्कोपिक टेक्निक का यूज करके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। तो कैथेटर का उपयोग करेंगे और लेप्रोस्कोपी के द्वारा वी ट्रांसफर दिस इनटू फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पर खास बात यह कि हम वी विल ट्रांसफर ओनली 1 एम्ब्रियो और 1 जाइगोट, सॉरी। तो यहाँ हम एम्ब्रियो डेवलप नहीं करते, यहाँ हम सीधा जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब में। और आपने अगर प्रजनन की तकनीक यूनिट 2 में रिप्रोडक्शन पढ़ा हो, तो फर्टिलाइजेशन की साइट जो है वो फेलोपियन ट्यूब होती है और वहां पर जाइगोट का निर्माण होता है। तो जाइगोट का निर्माण जहां होता है, हम वही जाइगोट को पुनः प्रस्थापित यहाँ कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से गर्भधारण की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरी अगली तकनीक जो हमारी है वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो जैसे अभी हमने पुरानी हमारी सभी तकनीकों में हम शब्दों को तोड़ तोड़ के देखते हैं। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक का अर्थ है, इंट्रा मतलब अंदर, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशा द्रव्य के अंदर, कोश
उसी कोशाद्रव्य जो कोशिका हम प्रयोग में ला रहे हैं। चूंकि यहाँ पर हमारी जो कोशिका है वो अंडाणु है, तो अंडाणु के कोशाद्रव्य के अंदर अंडाणु के कोशाद्रव्य को हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, साथ ही साथ उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है जिसको हम कहते हैं ऊप्लाज्म। चूंकि वो एग है, एग से ये टर्मिनोलॉजी आई है ऊप्लाज्म, तो यहाँ हम कोशाद्रव्य के अंदर या ऊप्लाज्म के अंदर क्या करते हैं हम, स्पर्म, तो सीधे सीधे स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। तो शुक्राणु का अंतःक्षेपण या इंजेक्ट करना सामान्य भाषा में। तो इसका डेफिनेशन है कि हम एकल शुक्राणु सिंगल स्पर्म को लेते हैं और उस सिंगल स्पर्म को सीधा हम ऊप्लाज्म में इंजेक्शन के द्वारा एंटर करा देते हैं। इसको इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन कहा जाता है। सबसे पहले इसके द्वारा पहली सफल गर्भावस्था की जो रिपोर्ट किया था वो किया था परलेमो एट अल ने 1992 में, और इसका मेन उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर WHO के निर्धारित मानदंडों के अनुसार वीर्य में शुक्राणु के लक्षण नहीं है, अगर उसके नंबर बहुत कम है, लगभग बहुत ही कम अगर स्पर्म है, उनकी मोटिलिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो सीमन की इस प्रकार की जो गंभीर कमियां हैं उसमें आपकी पारंपरिक जो IVF तकनीक जो हमने पढ़ी है उसकी सफलता की दर बहुत कम हो जाती है। तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए हम सीधा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम सीधे टेक अ सिंगल स्पर्म और उसको सीधे एग के अंदर इंसर्ट करवा दिया जाता है ताकि डायरेक्ट वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो इसके अंतर्गत आप एक एग लेते हैं और एक माइक्रोनिडल इसमें यूज की जाती है जिसमें यू हैव द स्पर्म, और उसके बाद आप स्पर्म को एग के अंदर इंसर्ट करवाकर फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो दिस अनदर इमेज जो आपको दिख रही है, ये इमेज माइक्रोस्कोपिकली रियल इमेज है जिसमें एक माइक्रोनिडल के द्वारा एग का इंसर्ट किया अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जा रहा है। तो सिंगल स्पर्म हो, सीधे उसको ऊप्लाज्म में प्रविष्ट कराया और फर्टिलाइजेशन कराया, और इसके बाद जो जाइगोट बना उसको अगर हम ZIFT में यूज कर रहे हैं तो ट्रांसफर इट इन फेलोपियन ट्यूब, अगर हम उसको नॉर्मल IVF में कर रहे हैं तो कल्चर इट, उसको हम कल्चर करेंगे लंबी देर तक, 3-4 दिनों तक, जब तक वो एम्ब्रियो बन जाए, और फिर उस एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमारी सारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के विषय थे जो आपके सिलेबस के अनुसार थे, और अगर हम एक बार फिर से उनको दोहराएं तो बांझपन की विभिन्न प्रकार की संभावना परेशानियां होती हैं, जो परेशानियां हमने देखी थी उसके कारण कुछ दंपत्ति जो है गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सहायक प्रजनन तकनीकें विकसित की गई है। इसके अंतर्गत इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है, और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। IVF को अगर हम एक बार फिर रिकॉल करें, 5 उसके चरण होते हैं। पहला स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी, अंडाशय को उत्तेजित करना। दूसरा रिट्रीवल ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, अंडाशय से अंडाणुओं को निकालना। देन फर्टिलाइजेशन, निषेचन, कल्चर ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का कल्चर, एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण का स्थानांतरण। कई सारे इसमें जोखिम होते हैं जैसे ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, एक से अधिक जन्म, समय से पूर्व प्रसव, नवजात के शरीर का कम वजन, गर्भपात, अंडाशय से अंडाणु को निकालने की प्रक्रिया की जटिलताएं होती हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, और बर्थ डिफेक्ट भी जो है वो IVF से जुड़े होते हैं। ZIFT जो हमने पढ़ी उसके अंतर्गत हम जाइगोट को सीधे महिला के फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करते हैं ताकि गर्भधारण की संभावनाएं बढ़ जाएं। ZIFT को हम ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कहते हैं। ICSE हमने पढ़ा, उसके अंतर्गत एकल शुक्राणु को हम सीधे ऊप्लाज्म में इंजेक्शन के द्वारा प्रविष्ट कराते हैं और उसका
मुख्य रूप से उपयोग है जहां वीर्य की गंभीर कमियों को दूर करने के लिए और पारंपरिक आईवीएफ की सफलता की दर बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये वो सारी लिंक हैं जहां पर आप को अगर और इस विषय से संबंधित जानकारी लेनी हो तो आप इन लिंक्स पर जाकर पढ़ सकते हैं। दीज आर गुड लिंक्स। सीडीसी का लिंक है, मेडलाइन प्लस का है, और कुछ पेपर्स भी हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का एक बहुत अच्छा रिव्यू है ये, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड द रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट एंड सेम थिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपडेट का एक रिव्यू है, कंटेम्प्रेरी जेनेटिक टेक्नोलॉजीज। ये काफ़ी अच्छे हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो अब हम जांचते हैं कि आपने कितना ध्यान दिया इस पूरी प्रक्रिया में। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो अब जो मैं प्रश्न आपसे करूंगा आप उसका उत्तर दे पाएंगे। तो अगर किसी महिला की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो निम्न में से कौन सी कृत्रिम प्रजनन तकनीक या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव तकनीक से वो गर्भ धारण कर सकती है? Which artificial reproductive technique can help a lady conceive a child if both her fallopian tubes are blocked? अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं तो कौन सी तकनीक से, बताइए। उसका पहला आंसर है सूजी, दूसरा बी इज ZIFT, सी इज IVF, डी इज GIFT। तो लेट्स सी व्हाट्स द राइट आंसर। आप लोगों ने होप पहचान लिया होगा। लेट्स चेक कि आपने सही पहचाना है या गलत। तो इसका सही उत्तर है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और IVF। दूसरा एक और प्रश्न अगर हम देखें तो IVF तकनीक में जाइगोट या एम्ब्रियो को कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? इन IVF टेक्निक जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू विच पार्ट? आंसर ए है यूटरस, बी इज सर्वाइकल कैनाल, सी इज फेलोपियन ट्यूब और डी है वेजाइना। तो सोचिए, मुझे पूरा यकीन है आपने सही उत्तर सोच लिया होगा। ओके, लेट्स चेक इट। तो सही उत्तर है यूटरस या गर्भाशय। चलिए, निराश नहीं होइए अगर आप नहीं दे पाए तो एक और प्रश्न आपसे पूछते हैं कि निम्न में से किस तकनीक में टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा होते हैं या होते हैं? तो टेस्ट ट्यूब बेबी implies to which of the following technique? Answer A is in vitro fertilization, answer B is intracytoplasmic sperm injection, answer C is gamete intrafallopian transfer, answer D is zygote intrafallopian transfer, IVF, ICSE, GIFT, ZIFT। आंसर क्या है आप सोचिए, और मुझे पूरा यकीन है अब तक आपने आंसर सोच लिया होगा। बहुत सरल प्रश्न था, बिल्कुल सही। IVF